हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपने सीटेट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि हमने कहा था कि हम सीटेट 2026 के पेपर 2 का साइंस के पोर्शन को लेंगे, जिसमें हम जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो 20 पोर्शन है जो मेन सिलेबस से पूछा जाता है, उसको डील करेंगे। पिछले क्लास में हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो सिलेबस है हमारा वो 6 थीमों में बटा हुआ है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सबसे पहले उसको देख लें, सिलेबस को जान लें अपने कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो उसी पे बेस्ड आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फूड। अब फूड जो थीम है, अगर हम इस फूड थीम की बात करें तो इस फूड थीम पे क्लास 6, 7 और 8 में चैप्टर्स जो हैं वो बटे हुए हैं। अगर हम 6th की बात करेंगे तो 6th में एक चैप्टर दिया हुआ है माइंडफुल ईटिंग के नाम से, चैप्टर नंबर 3 जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, जिसमें हम फूड और उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद 7th के हम न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स, फिर उसके अगला वाला न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फिर क्लास 8th में 2 चैप्टर्स और हैं, दैट इज कौन कौन सा 2 चैप्टर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोए एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये 5 जो चैप्टर्स हैं वो हमको इस फूड थीम के अंतर्गत डील करना है, ठीक है। इसमें तो टोटल 7 थीम है, तो पहले थीम को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फूड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फूड से। तो आप सभी को पता है कि फूड क्या है। तो फूड यानी कि भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी जीव यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति का अर्थात का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, उठना है, दौड़ना है, तो इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, ऊर्जा। तो पोषक तत्व जैसे कि पोषक आवश्यकता जैसे कि ऊर्जा, तो ऊर्जा ऊर्जा को कौन देगा, भोजन देगा। शरीर की मरम्मत अगर टूट फूट शरीर के अंदर होती है तो उसकी मरम्मत कौन करेगा, तो भोजन करेगा, है ना। भोजन के भाग अलग अलग भाग हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये भी कौन करने वाला है, भोजन करने वाला है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि, है ना, आपको पता है कि शिशु जब जन्म लेता है बहुत छोटा होता है, वेट कम होता है, जैसे जैसे भोजन करता है, चीजें बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है, तो उसका शरीर भी विकास करने लग जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं भोजन ही करती हैं, ठीक है। तो भोजन ही सारी चीजों को करता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भोजन वह पदार्थ है जो शरीर की विभिन्न पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। अब अगर हम भोजन के स्रोत की बात करें तो भोजन के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड यानी कि भोजन के स्रोत, ये सभी को पता होगा। भोजन के स्रोत यानी कि भोजन कहां कहां से प्राप्त होता है, कौन कौन सी जगह से भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी 2 मुख्य कैटेगरीज हो सकती हैं कि भोजन को प्राप्त करने के दो स्रोत होते हैं, मुख्य स्रोत। पहला हो जाएगा पादप यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन, और दूसरा दूसरा कहां से भोजन को प्राप्त किया जा सकता है, जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है ना। पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन जैसे कि दालें, है ना। एग्जाम्पल के लिए छोटे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि दाल। तो दालें जो हैं वो पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन है ना। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जंतु से हमको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, जंतु से हमको अंडे प्राप्त हो जाएंगे, है ना, अंडा प्राप्त हो जाएगा, मांस प्राप्त हो जाएगा, या और क्या प्राप्त हो सकता है इसके अलावा, दूध, है ना, और आदि बहुत सारे और चीजें भी हमको जंतुओं से प्राप्त हो सकता है। तो सोर्सेज ऑफ फूड में या भोजन के 2 मुख्य स्रोत हो सकते हैं, पादप हो सकता है और दूसरा जंतु हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इस भोजन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर चलें कि भोजन एक्चुअल में है क्या, हम तो सिंपल भाषा में हमने कहा कि भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर की विभिन्न पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन एक्चुअल में बना कैसे है, तो अगर हम भोजन की बात करें वैज्ञानिक दृष्टि से, तो भोजन क्या है, तो भोजन एक रासायनिक पदार्थ है। भोजन एक रासायनिक पदार्थ है। भोजन एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब ये जो
पोषक तत्व उपस्थित होते हैं भोजन में, ये पोषक तत्व क्या करते हैं, विभिन्न जीवों के शरीर की संरचना बनाने में, रोगों से लड़ने में, शरीर की मरम्मत करने में, वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यानी कि पूरा जीवन जो किसकी वजह से चलेगा, इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से ही चलेगा जो कि भोजन में होता है। ठीक है, अब इन पोषक तत्वों के आधार पर कि शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक चाहिए या कम चाहिए, उनके आधार पे हम इन पोषक तत्वों की दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, तो पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर, पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर भोजन के दो घटक हम मान लें, या पोषक तत्व के आधार पर, पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि बृहद पोषक तत्व और दूसरा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमने कहा कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भोजन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो इन पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर हम भोजन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, भोजन के भाग को या पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। कौन कौन सा, जो जिनकी शरीर में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या बृहद पोषक तत्व, और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तीन है ना, बृहद पोषक तत्वों में मुख्यतः तीन चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी, सबसे पहला आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी की बात करें तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, विटामिन्स, और दूसरा खनिज, जिनको हम मिनरल्स बोलेंगे। ये कैटेगरीज होंगी। तो बृहद पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी कि वसा, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स जिसको हम लोग खनिज बोलते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्वों के आधार पर भोजन की दो कैटेगरी हो सकती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भोजन में और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी, अगर हम बात करें कि ये तो सारे के सारे पोषक तत्व हैं, कुछ ना कुछ पोषक तत्व जो है वो देते हैं, है ना, शरीर में वृद्धि करने में सहायक करते हैं। लेकिन दो ऐसे पोषक तत्व होते हैं या भोजन में उपस्थित होते हैं जो सीधे सीधे पोषण तो नहीं देते लेकिन हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। कौन कौन सा भाग हो जाएगा, तो एक घटक उसमें हो जाएगा जल, जो भोजन में उपस्थित रहता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरे को हम लोग बोलते हैं रुक्षांश या डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ठीक है, ये सारे, इन सभी को हम भोजन के घटक भी कहते हैं, है ना। आपने पिछले वाले कक्षा में पढ़ा होगा या आपने जो पिछली एनसीईआरटी होगी उसमें भोजन के घटक कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, जल और रुक्षांश, इस तरीके से। ठीक, अब ये जो दोनों पोषक तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, यद्यपि इनमें कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते, ऐसे भोजन के भाग जिसमें पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते वो जल और रुक्षांश होते हैं। ये मदद करते हैं, है ना, पोषण प्राप्त करने में, जंतुओं में, पौधों में पोषण प्राप्त करने में ये दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको चीजें आई गेस क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक एक करके इन पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पोषक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या हैं, इनसे हमको क्या फायदा होगा, शरीर में ये क्या करते हैं, और इनके स्रोत क्या हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस पे। तो सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट।
तो पहले पोषक तत्व की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सभी ने सुना होगा इसके बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स बृहद पोषक तत्वों का एक भाग है। रासायनिक दृष्टिकोण से देखें तो कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है। ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना होता है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन करने का काम करते हैं हमारे शरीर में, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑफ बॉडी, है ना, या शरीर के ईंधन के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शरीर का ईंधन। ठीक है, शरीर का ईंधन क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करने का काम करता है, या यह पोषक तत्व भोजन का कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड इसको हम लोग कह सकते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, जो एनर्जी देने का काम करेगा उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट का और नाम दूसरा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है, शर्करा भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं, है ना, शुगर्स सिंपल भाषा में। अब जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में दो रूप में उपस्थित हो सकता है। एक सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट में अंतर क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आसानी के साथ ऊर्जा उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन आसानी के साथ ऊर्जा देते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? ये धीरे धीरे ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं, है ना, स्लो एनर्जी जो गिव करते हैं वो क्या करेंगे? स्लो करेंगे। ये वाले क्या है? ये फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए, उदाहरण की बात करें तो सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाएगा? ग्लूकोज, है ना, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? ग्लूकोज। तो ये भी जो है ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, इतना याद रखिएगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, और इसमें और उदाहरण अगर आपको लेने हैं तो ग्लाइकोजन, ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा चीनी, तो चीनी भी एक तरीके का शर्करा है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो इन दोनों के मध्य में आता है लगभग। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि जो शर्कराएं हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो दो प्रकार के हो सकती हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट आसानी के साथ ऊर्जा विमुक्त करते हैं, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेस की, है ना, सोर्सेस यानी कि कहां कहां से हमको क्या मिलेगा, कहां कहां से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी, कौन कौन से ऐसे भोजन होंगे जहां से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। तो स्रोत की बात कर लेते हैं, तो स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? सभी को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त हो गया मुख्य रूप से, जैसे आलू या शकरकंद, इसके अलावा गेहूं, इसके अलावा चावल, शहद आदि। तो ये सभी जो स्रोत हैं, ये सभी के सभी कहां से प्राप्त, सभी के सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कह सकते हैं। एनसीईआरटी में छोटे छोटे आपके डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, प्रोटीन के सोर्स सब दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है, तो ये इसमें आप देख लें, सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम आते हैं दूसरा बृहद पोषक तत्व के बारे में जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है वो ऊर्जा देने का काम करता है, वैसे ही जो प्रोटीन है यह क्या काम करेगा? इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि भोजन का वह भाग जो बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, यानी कि शरीर की वृद्धि करने में
शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करने में मदद करता है। शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में मदद करेगा और ओवरऑल ग्रोथ यानी कि विकास को मदद करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। समझ में आ गया? आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम इसके बनावट की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इनके बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मुख्य रूप से ये जो तत्व हैं वो इनमें पाए जाते हैं प्रोटीन्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। अब इनके स्रोत की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हो जाएंगे, कहां कहां से आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। कौन कहां से प्रोटीन्स मिलते हैं आपको अगर याद हो तो पल्सेस, दालें सबसे पहले आ जाएगा। दालें जो है वो प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत है। ठीक है, इसके अलावा दालों में सोयाबीन, मटर है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, अंडे, दूध, चीज है ना, आदि ये सभी के सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं जहां से आपको प्रोटीन मिलेगा। तो हमने दो पोषक तत्वों की बात कर ली, एक कार्बोहाइड्रेट जो कि हमको ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको। दूसरा प्रोटीन जो कि बॉडी को बिल्ड करने में मदद करेगा, यानी कि शरीर को ग्रो करने में मदद करेगा, बड़ा करने में मदद करेगा। ठीक है, ये दो प्रोटीन हो गए। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ये किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो तीसरा पोषक तत्व जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा या फैट इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये भी अन्य पोषक तत्वों की जो बृहद पोषक तत्व थे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उसकी तरह ही ये भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं, या ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। तो ये भी जो है वो क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि फैट जो है उसका दुगना देता है, लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है 1 ग्राम फैट। तो अगर आप जो फैट है, जो वसा है, वो आपको कम कंज्यूम करना है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसको कम मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, अब एक तो ये ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सबसे पहला काम कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा देगा। जब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देना बंद कर दे, अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी, तो अब ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, वसा करेगी, यानी कि फैट करेगा। ठीक है, दूसरा, एक तो ऊर्जा देने का काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा, यह विटामिन्स को अवशोषित करने में मदद करता है। इसका अर्थ हो गया कि कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो सिर्फ वसा में ही घुलनशील होते हैं। जैसे कौन कौन से विटामिन्स हो जाएंगे, याद रखना पड़ेगा कि जिसको हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी बोलते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनको दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि ऐसे विटामिन्स जो केवल फैट में ही घुलेंगे, है ना। अगर आप फैट लेना बंद कर दोगे, वसा लेना भोज्य पदार्थ में बंद कर दोगे, तो ये घुलनशील नहीं होंगे, ना ही ये अपना कार्य कर पाएंगे, और इनकी कमी से शरीर में अलग अलग रोग होना उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फैट इनको अवशोषित करने में मदद करता है। अब सोर्सेस की बात कर लेते हैं कि कहां कहां से हमको वसा की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला पार्ट हो जाएगा क्या, वसा कहां पे मिलेगा आपको, अखरोट, है ना, अखरोट, घी, फिर मूंगफली, फिर सरसों के बीज, है ना, आदि। तो इन्हीं से मुख्य रूप से हमको फैट की प्राप्ति होती है। तो 3 बृहद पोषक तत्वों की बात हमने कर ली है, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की।
ठीक है, ये तीनों की तीनों अगर आपको ध्यान में रखना है तो कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा देना, एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा दूसरा को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन, जो कि बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, प्रोटीन बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। तीसरा हो जाएगा फैट, जो फैट ये भी ऊर्जा देने का ही काम करता है। ऊर्जा देने के साथ साथ में ये विटामिन जैसे ए डी ई के को क्या करता है, अवशोषण करने में भी मदद करता है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन इनको कहा जाता है। ए डी ई के, एडेक के नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। सोर्सेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, अखरोट, घी, मूंगफली, सरसों के बीज, और भी जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम में दिए हुए हैं सबके एग्जांपल्स आप कॉपी में नोट डाउन करते रहें। आई होप ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो अगला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको सूक्ष्म पोषक तत्व की क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको बहुत कम मात्रा में शरीर की इनकी आवश्यकता होती है, कम मात्रा में, है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दो कैटेगरी हैं, एक को हम लोग बोलेंगे विटामिन और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स यानी कि जो खनिज लवण होंगे वो, ठीक है। खनिज लवण कौन कौन से, जैसे कि आपने सुना होगा आयरन, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे आयरन, ठीक है, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन, आयोडीन, है ना। फिर और भी पोटेशियम, है ना, ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं सारे के सारे। ठीक, ये सब आपको साग सब्जियों वगैरह से प्राप्त होगा, है ना, बहुत कम मात्रा में मिलेगा, पत्तेदार सब्जियों में मुख्य रूप से पाया जाएगा। सेम विटामिन भी कुछ इसी प्रकार से हैं। अगर हम ये सूक्ष्म दोनों के सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, विटामिन और मिनरल्स, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। सुरक्षात्मक पोषक तत्व, ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्यों बोलते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि जो आयोडीन है, अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है या अपने शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो गले के पास यहाँ पे मांस जो है वो फूल जाता है ना, उठ जाता है यहाँ पे। उस रोग को हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर विटामिन सी की कमी है आपके अगर शरीर में तो आपके जो मसूड़े हैं, इन मसूड़ों से ब्लड आने लग जाता है ना, गम्स से ब्लड आने लग जाता है इनकी कमी से। तो ये सारी चीज अगर आप नहीं लेंगे तो विभिन्न प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो इसीलिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही तो इसीलिए इसको हम लोग सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। यह बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, यह विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बहुत सारे विटामिन हैं, अभी हम देखेंगे। विटामिन की दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं जो जल में घुलनशील हो और जो किसमें हो, वसा में घुलनशील। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो विटामिन की दो कैटेगरी हो सकती हैं, कौन कौन सी, विटामिन की दो कैटेगरी कौन कौन सी, एक जो जल में घुलनशील, एक जो जल में घुलनशील हो और दूसरा किसमें, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे, है ना। जल में घुलनशील होने वाले जो विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, ऐसे ही वसा में घुलनशील होने वाले हमने ऊपर ही लिखा हुआ है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, एडेक के नाम से इसको जानना है हमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट भी बना हुआ है विटामिन के रिगार्डिंग, विटामिन क्या है, कहां से मिलेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, वो वाला चार्ट। अब उस चार्ट को हम लोग इस नेक्स्ट वाले इसमें देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको इस तरीके का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें विटामिन और मिनरल्स के बारे में डिटेल्स जानकारी दी गई है
है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में उतारें, जितना आप लिखेंगे ना उतना आपको चीजें याद रहेंगी। और ठीक है, तो देखते हैं सभी के बारे में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। विटामिन और खनिज, है ना, इनके कार्य, इनका क्या कार्य है इन विटामिन का, और फिर ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, है ना, कौन कौन से स्रोत से हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये ना मिले तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसीलिए इसको मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है ना। आपको यही चीजें याद करनी है, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन लक्षणों से आपको एक लक्षण दे दिया होगा, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ए पर्सन को या किसी एक व्यक्ति जिसका नाम रोहन है, उसकी हड्डियां जो है वो क्या हो गई हैं, कोमल हो गई हैं, है ना, हड्डियां जो है मुलायम हो गई हैं। तो इनमें से कौन से विटामिन की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा, तो चार ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, जिसमें आंसर क्या होगा, विटामिन डी, है ना। अगर आपको ये चार्ट याद है और बाकी चीजें याद है तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए, इसका कार्य क्या है, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है। सोर्सेज आपको पता है, गाजर इसका बहुत अच्छा सोर्स है, पपीता इसका बहुत अच्छा सोर्स है, आम दूध भी इसके अच्छे स्रोत है। ठीक है, अब इससे क्या, कौन सा डिसीज उत्पन्न होगा, रतौंधी, है ना, याद रखेंगे, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, रात में हम अगर अंधेरे में चल रहे हैं तो अंधेरे में भी हम कुछ ना कुछ चीजें दिखाई दे लेंगे, देख सकते हैं चीजों को, है ना। लेकिन अगर ये हो जाएगा तो हम रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये इस तरीके से होता है, दृष्टि जो है वो दुर्बल होने लग जाती है और धीरे धीरे दिखाई देना भी बंद हो जाता है अगर इसकी बहुत अधिक की कमी हो जाएगी तब। ठीक, दूसरा विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 यह हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर के अन्य बहुत सारे कार्य हैं उसमें मदद करने का काम करता है। ये कहां कहां से प्राप्त होगा, फलियां, बीज, दूध से बने जितने भी पदार्थ होंगे उन सभी में विटामिन बी 1 होगा। इनकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी, ऐसे विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है पूरा, विटामिन बी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, है ना, बी 6, है ना, फिर आपका नियासिन आ जाता है, विटामिन बी 9, फिर विटामिन बी 12, है ना। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दैट इज विटामिन बी 1, जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, सूजन आ जाएगा, इसकी कमी होगी तो हाथ पैरों में जलन होने लग जाएगी, झंझनाहट महसूस होगी, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, है ना। लक्षण मैं आपको सलाह दूंगा कि लक्षण और साथ साथ में ये जो डिसीज है कौन सा वो आप याद कर लें, बस 2, है ना, यही आपके काम की चीज होंगी। ठीक है, विटामिन सी शरीर के रोगों से बचाता है, कहां कहां से मिलेगा, आंवला, संतरा, 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, यही 2 इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, ये आपसे पूछा जाएगा तो स्कर्वी, इसका आंसर कर देंगे विटामिन सी। तो इस बीमारी में क्या होगा, लक्षण क्या है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, और जो भी अगर घाव है वो घाव जो है जल्दी सही नहीं होगा, बहुत धीरे, स्लो हो जाएगा उसकी स्पीड। ठीक है, तो घाव भरने में अधिक समय लगता है। उसके बाद विटामिन डी ये क्या करता है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत है, इसको स्वस्थ रखने में मदद करता है ना, विटामिन डी। ठीक है, ये और साथ में क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है ना। अगर विटामिन डी नहीं है तो आप जितना भी कैल्शियम खा लें, है ना, जैसे दूध से जो कैल्शियम प्राप्त होगा या जो अंडे से जो कैल्शियम प्राप्त होगा, वो वहां से आपको अवशोषण नहीं होगा। कब तक, जब तक आप विटामिन डी ना ले रहे हो या विटामिन डी की कमी ना हो आपके शरीर में, या विटामिन डी होगा तभी अवशोषण होगा। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स नाम हो जाएगा, है ना, जिसमें हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं और मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आयोडीन, अब ये दोनों के दोनों क्या है, आपके खनिज है ना, मिनरल्स, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। तो आयोडीन ये शरीर के मानसिक और फिजिकल, यानी कि मेंटल और फिजिकल दोनों क्रियाओं में सहायक भूमिका निभाता है। आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक सिंघाड़ा से आपको क्या मिलने वाला है, आयोडीन मिलने वाला है। और इसकी कमी से घेंगा रोग, जैसे हमने पहले भी बताया था, गर्दन के अग्रभाग में सूजन आ जाती है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो उसी को घेंगा रोग कहा जाता है। ठीक है, आयरन
जो है रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। आपको पता है कि हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ये कहां से मिलेगा, हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार, इन सभी से इनकी प्राप्ति होगी। अगर ये इसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी कि रक्त की मात्रा कम होती चली जाएगी। रक्त की मात्रा कम होगी तो सांस लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना, रक्त की कमी हो गया, दुर्बलता, कमजोर होने लग जाएंगे, सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद करना है। मैं आपको फिर से सजेशन दूंगा कि इसमें आपको विटामिन जो है और रोग कौन से होंगे और इसके लक्षण क्या है, मेन लक्षण, इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे दो और टॉपिक्स बचे हुए हैं कि हमने कहा कि बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, दो तरीके के पोषक तत्व हैं भोजन में उपस्थित। इसके अलावा भी भोजन में पानी और साथ साथ में कुछ डाइटरी फाइबर्स भी उपस्थित होते हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रुक्षांश। आइए उसके बारे में देखते हैं। इनको हम लोग आहारीय रेशे कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आहारीय रेशे, फाइबर्स जिसको बोला जाता है, इन्हीं को आहारीय रेशे, या फिर इन्हीं को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है रुक्षांश। रुक्षांश, या इंग्लिश में इसको डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आहारीय रेशे क्या होते हैं, रुक्षांश कहलाते हैं, या इंग्लिश में इसको डाइटरी फाइबर्स कहा जाता है। ये पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, ये जो भोजन के जो घटक हैं ये पोषक तत्व प्रदान नहीं करते या पोषकता प्रदान नहीं करते। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है ना, कैसा पोषक तत्व है जो ऊर्जा देता है, प्रोटीन जो शरीर को बनाने में मदद करता है, बिल्ड करने में मदद करता है, फैट बहुत सारे और काम करता है, लेकिन ये कोई इस तरीके का कार्य नहीं करता, है ना, पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। तो ये इसका काम क्या है, तो शरीर में हमने कहा कि अगर जैसे हमारे केस में अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो शरीर को आवश्यकता नहीं है जिनकी, तो उनका पाचन भी नहीं होगा। तो उन ना जो अनपचा हुआ भोजन है उसको शरीर से बाहर भी तो निकालना है ना, तो उसको बाहर निकालने में आहारीय रेशे मदद करते हैं। ठीक है, कौन मदद करेगा, जो जब हम मल त्याग करते हैं उस मल त्याग में अपच भोजन ही तो होता है, उस अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश हमारी मदद करते हैं, आहारीय रेशे हमको मदद करते हैं। ठीक है, तो इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके स्रोत हम लिख लेते हैं, इनके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दालें आदि, इनसे हमको डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद एक और टॉपिक या एक और भाग, एक और कंपोनेंट भोजन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल, है ना। वाटर एक इंपॉर्टेंट घटक होता है भोजन में पाया जाने वाला, है ना। क्योंकि ये जो भी चीजें अभी अब तक पढ़ी हैं, बिना जल के तो होगा ही नहीं कुछ, है ना। अब आपको पता है कि हमारा शरीर भी लगभग 70% तो जल का ही बना हुआ है ना, सारे काम जल में ही होते होंगे, है ना। किसी भी मिनरल्स का घुलन जो घुलेगा वो कहाँ पे घुलेगा, जल में ही घुलेगा। हमारी कोशिकाएं भी 70% जल की बनी होती हैं। तो जल पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन जितने भी शरीर में उपापचयी क्रिया होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको करने में सहायता प्रदान करता है ये वाटर। ठीक है, तो अब तक हमने, अगर हम इसको जिस्ट की बात करें तो फूड में हमने कौन कौन सी चीजों की बात करी, भोजन के विभिन्न घटकों की बात हमने की है। कौन कौन सा, सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, दूसरा हमने किसकी बात की, प्रोटीन की, तीसरी हमने किसकी बात की, फैट की। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, विटामिन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभी का जो टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइटरी फाइबर्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वाटर। तो ये भोजन में पाए जाने वाले ये घटक होते हैं जो हमें पोषण प्रदान करते हैं। सभी के अपने अलग अलग रोल हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो एक एक वर्ड में अगर इसका आंसर लिखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग, है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दिस प्रोवाइड्स एनर्जी। प्रोटीन काम क्या करता है,
बिल्ड बिल्ड बॉडी, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, बॉडी निर्माण में करना, ये शरीर के निर्माण में मदद करता है ना, या निर्माण करता है। वसा फैट क्या करता है, ये भी एनर्जी देने का काम करता है, और साथ में फैट सॉल्युबल, है ना, फैट को सॉल्युबल बनाता है, ओ सॉरी, जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि विटामिन को इसी के अंदर घोलता है ताकि शरीर को उसके फायदे मिल सके, है ना। विटामिन के बारे में हम अभी चार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीके के रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। मिनरल्स सेम यही है, सुरक्षात्मक, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षात्मक पोषक तत्व बोला जाता है। डाइटरी फाइबर्स क्या करेगा, ये दोनों के दोनों पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करेंगे, लेकिन ये पूरे पोषण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, है ना, सहायता करेंगे। जैसे कि जो अपच भोजन होगा उसको शरीर से बाहर निकालने में डाइटरी फाइबर्स इंपॉर्टेंट भूमिका निर्वाह करते हैं। पानी, सारी प्रक्रिया जो है पानी में ही होती है। जल हर चीज को, हर पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। आई होप यहां तक फूड और फूड के कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद आज हम लेक्चर यहीं तक करेंगे, इसके बाद इसका पार्ट 2 देखेंगे जिसमें आगे की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हम इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोटीन, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है इसके टेस्ट कैसे करेंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि हम कह रहे हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट है, इसका जांच कैसे करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे, तो हम उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आप इसको पढ़िए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसी को रिवाइज करते रहिए। आप 100% जो है अचीवमेंट आपको मिलेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस बार सीटेट 2026 को देने वाले हैं। तब तक गुड डे एवरीवन एंड कीप preparing yourself. Thank you.